बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो आप वेकअप हो जाएं। नाजरीन, आज हम एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं बजट के ऊपर। गुज़श्ता दिनों जो हुकूमत की जानिब से बजट दिया गया, इसमें हमने पहले आपको पब्लिक का ओपिनियन सुनवाया कि आवाम जो है वो इस बजट को किस नज़र से देखती है। फिर हमने इसके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और एक PP 167 के रहनुमा से आपकी मुलाकात करवाई। और आज हम मौजूद हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के साथ। हमारे तारिक साहब, ये चेयरमैन हैं सफ़ीना फूड प्राइवेट लिमिटेड, मेरिट ब्रेड। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से जो है वो टाइम दिया है और आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से जो हुकूमत ने पेश किया है। तो आप बताएं कि ये बजट जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के लिए कैसा है? सबसे पहले मोहसिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इधर आके हमें मुझे अपना मौक़िफ़ देने का एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। तो जो बजट के हवाले से जैसे कि आप देख रहे हैं कि आलमी तौर पर और पाकिस्तान में भी कोरोना के हवाले से जो हालात इस वक्त दुनिया में हैं, अगर उन हालात को मद्देनज़र रख कर देखा जाए तो उस हवाले से ये बजट अच्छा बजट है। मेरा ख्याल है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है इससे अच्छा बजट नहीं दे सकती थी। इस बजट में अच्छा क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम जो करंट हालात देखें, जो कोरोना के हालात चल रहे हैं, उस हवाले से ये बजट जो है जो गवर्नमेंट ने दिया है, इससे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया अच्छा बजट गवर्नमेंट नहीं दे सकती थी। उसकी वजूहात क्या हैं, उसमें से मैं आपको चंद अदद जो वजूहात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली वजह ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल के बजट से कंपैरिजन में कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी कि चूँकि कोरोना की वजह से जो हालात हैं, जो कि एक नया एहसास प्रोग्राम भी शुरू हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का जो है ये अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है, तो शायद टैक्सेशन बढ़ाई जाए किसी भी मद में। तो एक ये जो पॉजिटिव जेस्चर जो गवर्नमेंट की तरफ से आया वो ये आया है कि किसी किस्म की कोई टैक्सेशन नहीं बढ़ाई गई। इसके बरक्स चीदा कुछ जगहों पे जहां तक गवर्नमेंट कर सकती थी, उन्होंने बिजनेसेस को और सर्विसेज को रिलीफ देने की कोशिश की है। उसमें अगर हम देखें तो जो सबसे पहला रिलीफ दिया है वो गवर्नमेंट ने वो दिया है जो बड़े रिटेलर्स हैं, उनका जो सेल्स टैक्स है वो 14% से कम करके उसको 12% कर दिया गया है। 2% गो के आप अगर देखा जाए तो समझने में कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगती, लेकिन जब आप जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पर जब आप इसको कन्वर्ट करें तो ये एक अच्छा रिलीफ है, स्टार्ट के लिए एक अच्छा रिलीफ है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस हैं उनके लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम जो है वो अनाउंस की है। ठीक है। तीसरा जो है 20,000 आइटम्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हैं जो कि उस आइटम्स को बनाने से रिलेटेड जो बिजनेस हैं उनके रॉ मटेरियल पे जो इंपोर्ट है उस पे जो है एग्जम्पशंस भी हैं और कईयों पे टैक्स भी कम किया है, कईयों पे छूट दिया और कईयों पे टोटल एग्जम्पशन दी गई है। इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि जो हम बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके जो हम चीज़ें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देते हैं, उनकी प्राइस जो है आवाम को वो अच्छी प्राइस में हम दे सकते हैं जो लोग इस फील्ड में हैं। उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं तो जो कोविड-19 से रिलेटेड सेल्स आइटम्स हैं उनको गवर्नमेंट ने उसका जो एग्जम्पशन पीरियड है वो बढ़ा दिया है। उनका जो टैक्स का एग्जम्पशन पीरियड उसको बढ़ा दिया है। नंबर 5, उसके बाद जो है सेल टैक्स का जो एक्ट है, जो 9th शेड्यूल है जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, उनका जो सेल्स टैक्स डिक्रीज किया गया है। इसमें भी एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन उसको जो है सेल टैक्स डिक्रीज किया गया। उसमें जो विद होल्डिंग टैक्स है मैरिज हॉल्स पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, उस पे विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स रिफंड का जो सिस्टम है उसको चेंज किया है। आप जो लोग टैक्स रिफंड क्लेम करते रहे हैं, पहले उनको पता होगा कि टैक्स रिफंड क्लेम करना एक बहुत बड़ी सरदर्दी थी। उसका अगर मैं आम अल्फाज में समझाऊं तो गवर्नमेंट ने जो वन विंडो ऑपरेशन टाइप हम जो कहते हैं, इस तरह वन सेंट्रलाइज सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अभी इंट्रोड्यूस को करवाया है। अब इसकी फर्दर जब डिटेल्स आएंगी तो हम फर्दर उसकी डिटेल में जाके देख सकते हैं कि उसको कितना इम्प्रूव किया गया है। लेकिन उसको मुख्तलिफ जगहों से जो आपको करना पड़ता था उसको कोलैबोरेट करके उसको एक सिस्टम में ले आए हैं। तो उसमें जब एक सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी तो ये प्रोसेस बहुत स्पीडी हो जाएगा, ईजी भी हो जाएगा और स्पीडी भी हो जाएगा।
तो ओवरऑल आप समझते हैं कि ये एक मुनासिब बजट है इन हालात के अंदर? कोरोना के हालात को देखते हुए मेरा ख्याल है कि जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है, इसको अगर गवर्नमेंट अचीव कर ले तो ये एक अच्छी काविश होगी और बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस गवर्नमेंट की। तो आप क्या समझते हैं कि लास्ट ईयर की तरह या उससे पहले भी कोई मिनी बजट दोबारा तो नहीं आएगा? देखिए, लास्ट ईयर जो है बजट अनाउंस हुआ था और उसको 7 ट्रिलियन के करीब बजट अनाउंस हुआ था और रिवाइज बजट 6.8 ट्रिलियन पे चला गया था। जैसे कि मैंने पहले भी 2 दफ़ा कहा कि होपफुली इंशाल्लाह गवर्नमेंट ये जो है ये बजट अचीव कर लेगी और मुझे उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत महसूस ना हुई और उनको कोई मजबूरी पेश ना हुई कि वो मिनी बजट या रिवाइज बजट पेश करें, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट होगी इस बजट को अगर गवर्नमेंट अचीव कर लेती है। क्योंकि इसमें इंडस्ट्री से हट के भी मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स पे जो है काफ़ी ज़्यादा बजट अनाउंस किया है। जैसे कि एहसास प्रोग्राम है, उस पर तकरीबन 200 अरब के करीब उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि इस साल वो उन्होंने फंड्स तकसीम करने हैं। और इसके अलावा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, उसके लिए उन्होंने 30 अरब के करीब बजट नया एलोकेट किया है। जो कामयाब नौजवान जो स्कीम है, उसके लिए भी उन्होंने एक्स्ट्रा बजट अनाउंस किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के हैं, ये इस कोरोना की सिचुएशन से पहले अनाउंस किए जा चुके थे और गवर्नमेंट ने एट एनी कॉस्ट इनको इस साल खातिर में लाना था और इनके लिए चीज़ें मुख्तस करनी थी। तो ये सोचा जा रहा था कि शायद टैक्सेशन में किसी किस्म की इंक्रीज़ हो। तो फिलहाल जो है वो गवर्नमेंट ने करंट टैक्सेशन में किसी किस्म की इंक्रीज़ नहीं की और ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इस साल गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन इंक्रीज़ नहीं की और गवर्नमेंट अपना बजट अचीव कर लेती है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर टैक्सेशन में रिलीफ दिया जाएगा। क्योंकि होपफुली उस वक्त तक ये कोरोना की सिचुएशन जो है ये ख़त्म हो चुकी होगी और जो है हालात बेहतर होंगे, तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी की नो डाउट ये एक्सपेक्टेशंस होगी कि अगले साल टैक्सेस में रिलीफ दिया जाए। नहीं, लेकिन आप क्या वाकई में आपको एज ए बिजनेसमैन ये उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट इसको अचीव कर लेगी? क्योंकि लास्ट जो 2 साल की उनकी हिस्ट्री है, काफ़ी सारे मिनी बजट आए हैं। देखें, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक इंग्लिश में टर्म यूज़ की जाती है $1 मिलियन क्वेश्चन। इस साल भी $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या गवर्नमेंट ये बजट अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर लास्ट ईयर से थोड़ा सा मैं आपको डेटा शेयर करूँ तो गवर्नमेंट ने, जो मेरे पास डेटा है, जो बजट अनाउंस किया था वो तकरीबन 60 ट्रिलियन के करीब था और रिवाइज बजट तकरीबन 6.83 ट्रिलियन के करीब आया था। तो गवर्नमेंट को इतना बजट 1.2 के करीब जो है ना 1.2 ट्रिलियन के करीब रिवाइज करना पड़ा था। इस साल 7.1 ट्रिलियन का बजट है, तो हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। और अगर जो टैक्स गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स और भी लिए हैं कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। टैक्सेस ना बढ़ाने की भी वजह एक यही है कि हर आदमी को ये मोटिवेट किया जाए कि आप टैक्स नेट में अपने आप को इंदराज करवाएं और आप इस सर्कल में आएँ। मैं आपको थोड़ा सा ना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ जो कि हमारे अवाम को और हमारे साथियों को उससे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि 2016 में अमेरिका की एक स्टेट न्यूयॉर्क, उस अकेली स्टेट का बजट जो है 150 अरब डॉलर था और इस साल जो वो स्टेट बजट अपना देना चाह रही, जो वो अनाउंस कर रहे हैं, वो तकरीबन $175 बिलियन पे सिर्फ एक स्टेट लेके जा रही है। ये डॉलर्स की बात हो रही है। तो अगर मेरे ख्याल से, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अगर हम रफली इसका आइडिया लगाएं तो वो उस स्टेट का, सिर्फ अमेरिका की उस एक स्टेट का बजट पाकिस्तान से कुछ 4 गुना ज़्यादा बनता है, पूरे पाकिस्तान से। तो और कंडीशन ये है कि इस कोरोना से पहले तक न्यूयॉर्क स्टेट जो है अमेरिका की एक वेल्थी और एक रिच स्टेट में काउंट उसका शुमार होता है। वो स्टेट है जो कि हमेशा फेडरल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देती है। ये प्री कोरोना के हालात हैं और पोस्ट कोरोना हालात ये हैं कि न्यूयॉर्क स्टेट इज एट द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। मैं ये नहीं कहता कि वो बैंक्रप्ट्स हो जाएंगे या वो होने लगे हैं, वो क्लेम करें, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि आप लोग ये ऑनलाइन न्यूज़ में देख सकते हैं कि एक टसल सी बन गई है गवर्नर न्यूयॉर्क और ट्रंप प्रेसिडेंट के दरमियान। और उस टसल का जो मेन मुद्दा है वो यही है
कि न्यूयॉर्क स्टेट को जब इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट से कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जब हेल्प मांगी तो ट्रंप ने उस पर ज़रा हिलो-हुज्जत की, तो उनको इस बात का गुस्सा लगा और उन्होंने बाकायदा ये न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर ने उन्होंने ये बयान दिया था कि हर साल न्यूयॉर्क स्टेट फेडरल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देती है, और पहला साल जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो ये रवैया जो फेडरल की तरफ से हमें आया ये हमें पसंद नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स जो कि इतनी मुश्किल से गुजर रही हैं, अगर पाकिस्तान उस हवाले से बजट अचीव कर पाता है तो ये अपने आप में एक छोटी अचीवमेंट नहीं होगी। जब हम बजट से हट के ज़रा वैसे जनरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का आपसे ओवरव्यू लेना चाहेंगे कि पीटीआई की गवर्नमेंट को आए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और आपने इनकी कारकर्दगी देख ली है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें पिछली गवर्नमेंट जो रही है जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, तो उनसे इसमें क्या आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आई है या हालात वैसे ही हैं या उनसे भी गई गुजरी हुकूमत आई है? देखिए मोहसिन, इसमें मैं ना 2 एस्पेक्ट्स पे बात करना चाहूँगा। इसका एक एस्पेक्ट ये है कि जब आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो अगर मैं आम अल्फाज में समझा सकूं तो जब हम कुछ होता है कि आप सतही तौर पे चीज़ों को बेहतर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मेकअप करके आप शक्ल को बेहतर बना देते हैं, और कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स की होती हैं। पीटीआई ने पिछले 2 साल में ऐसी पॉलिसीज़ बहुत बनाने की कोशिश की हैं, कुछ बनाने में कामयाब भी हुई हैं कि जिनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा, जो कुछ अरसे बाद चल के आएगा। उसमें तो इनकी कारकर्दगी पिछली जो गवर्नमेंट थी उनसे बेहतर नज़र आती है। लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी के लेवल के हैं, उसमें जो है जो लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं और वो चीज़ देखने में भी नज़र आ रही है। शायद ये गवर्नमेंट उसको उस हवाले से अभी चीज़ों को काबू नहीं कर पाई। तो क्या वजह है इसकी, ब्यूरोक्रेसी क्यों इनके काबू में नहीं आ रही है? देखिए, इसमें मैं 2-3 पिछले कुछ अरसे की आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। हमने चीनी अपना शुगर क्राइसिस देखा, फिर हमने वीट क्राइसिस देखा, फिर हमने जो आईपीपी की रिपोर्ट आई थी वो क्राइसिस देखा। तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों को टेकअप करने की कोशिश तो की है, लेकिन इसमें अब ये इस चीज़ को कर क्यों नहीं पा रहे या इसमें वो खातिर का रिजल्ट पेश क्यों नहीं कर पा रहे। फिर मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसीज़ हैं उसमें मैं समझता हूं कि अच्छी कारकर्दगी है इनकी, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस में आई थिंक इनको जो टीम है उसको ज़्यादा जेल करने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी को बकअप करने की ज़रूरत है, या जो हर्डल्स आ रहे हैं उन हर्डल्स को दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको मिस कोऑर्डिनेशन और आपको जो है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी ब्यूरोक्रेसी में नज़र आ रहा है। उसमें एक इफेक्ट हमें देखने में ये भी आया, चूँकि हम बिजनेस कम्युनिटी इस चीज़ को डिस्कस करती है कि चूँकि अकाउंटेबिलिटी का अमल बहुत तेज़ हुआ है, तो जब ये प्रोसेस ऐसे चल रहा हो तो लोग कोई भी डिसीजन लेते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं कि हमारे थ्रू जो डिसीजन होना इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम कल अकाउंटेबल होंगे। उस वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो भी हो जाता है। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्लो ना होने दें। तो डे टू डे ऑपरेशन नो डाउट पीटीआई को इन मामलात को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है, और जो है कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें रोज़ आए दिन कोई ना कोई क्राइसिस, या अक्सर आप देखते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले जाती है कि नॉन इशू बन जाते हैं। बहुत से आप पिछले हिस्ट्री में उठा के देने कि वो इशू थे ही नहीं, नॉन इश्यूज थे, और उनको उन पे डिबेट ज़्यादा करके और उनको हाईलाइट करके उनको इशू बना दिया। इसकी एक जो बहुत प्रोमिनेंट मिसाल है, जब ये कोरोना वाला सारा मामला स्टार्ट हुआ तो उसमें फेडरल और प्रोविंस के दरमियान जो आपने कोऑर्डिनेशन गैप देखा वो एक नॉन इशू था जो बहुत बड़ा इशू बन के सारी आवाम के सामने आ गया, और इस कंफ्यूजन की वजह से आवाम खुद कंफ्यूजन में चली गई कि होना क्या है, करना क्या है। और ये जो है ये एपिसोड कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, 8-10 दिन 15 दिन चलता रहा। नहीं, लेकिन इसमें तो हमें इमरान खान साहब भी जो है वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आते हैं। शुरू में उन्होंने कहा कि जी ये जस्ट एक फ्लू है, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अब जब आवाम उससे डर नहीं रही, घबरा नहीं रही, तो अब ये कहते हैं कि जी आवाम एक जाहिल है, काबू ही नहीं आती है, उसको सीरियस नहीं लेती है। तो ये सेटिंग्स कंफ्यूजन तो ऊपर से नज़र आ रही है। देखिए मोहसिन, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये कंफ्यूजन और कोऑर्डिनेशन गैप है। इसी मैं यही कह रहा हूँ कि नॉन इशू था, लेकिन इसको प्रोविजन और फेडरल लेवल पे डिबेट ने इशू बना दिया। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि देखें, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ बिजनेस कम्युनिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बिज़नेस है वो बिज़नेस भी उस
इंडस्ट्री से रिलेट करता है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं। तो ऑफ कोर्स हम भी अफेक्ट हुए, लेकिन चूंकि ये ब्रेड और इसके एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, खाने की प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हम अफेक्ट तो नो डाउट हुए, लेकिन हमें बहुत से बिजनेस जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट आया उतना अफेक्ट नहीं आया। हमें भी इफेक्ट, बहुत मेजर इफेक्ट आया है, लेकिन शायद कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बिल्कुल बंद होकर रह गए। तो उसमें मैं इस बात से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप बड़े बड़े लॉकडाउन सर्वाइव कर सकें। मैंने अभी आपको उसकी न्यूयॉर्क की एग्जांपल दी। वो एक स्टेट जिसका बजट पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान कैसे सर्वाइव कर सकता है? लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, इसमें एक पेज पे रहना चाहिए था, और इसको बहुत स्ट्रांगली सेंटर और प्रोविंस को एक पेज पे होके आप लॉकडाउन करते, आप लॉकडाउन ना करते, आप पार्शियल लॉकडाउन करते, आप फुल लॉकडाउन करते, आप एसओपीज बनाते, वो एक पेज पे होके इकट्ठे बड़े स्ट्रांगली मैसेज आना चाहिए था। देखें, जब फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स की आपस में खींचातानी शुरू हुई, तो अवाम ने, लोगों ने उसको वहीं से नॉन सीरियस हो गए और सीरियस लेना छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अभी आपने अपनी बातों में जिक्र किया कि आपकी जो है वो ब्रेड इंडस्ट्री है जिसमें आप ब्रेड मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपके जो रॉ मटेरियल में आता है चीनी और आटा, तो इनका जो पिछले दिनों क्राइसिस हुआ उसने आपके बिज़नेस पे कितना इफ़ेक्ट डाला? उससे हमारे बिजनेस पे बहुत मेजर इफेक्ट हुआ है। मतलब जो आटा, चीनी और घी, ये आप कह सकते हैं कि दीज आर द लाइफ ब्लड ऑफ ब्रेड इंग्रेडिएंट्स। ये फिर उसके बाद माइनर इंग्रेडिएंट्स हैं, दीज आर द 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स। और इन तीनों चीज़ों में जो रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस अब्रप्टली इंक्रीज हुई हैं और प्रपोर्शनेट इंक्रीज नहीं हुई। देखिए, कोई चीज़ प्रपोर्शनेट हो ना तो इंडस्ट्री बिजनेसेस तैयारी करके रखते हैं कि ये क्राइसिस आने वाला है, हमने इससे कैसे तैयारी करके हमने इससे कैसे निपटना है। लेकिन ये हैपहैज़र्ड जो चेंजेस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अभी करंटली अभी भी वीट का बहुत मेजर क्राइसिस चल रहा है। मतलब आप देखें कि जो फ्लोर है उसका रेट पिछले 2 माह में, 2 से 3 माह में 700 रुपये पर बैग, यानी 700 रुपये पर 84 kg इंक्रीज हो गया है। चीनी आप देखें कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, चीनी का हर बंदे को पता है कि कैसे चीनी 60-62 रुपये से उठ के 79 रुपीज़ को टच की इंडस्ट्री लेवल पे, और आप 2 रुपये कम हुए, लेकिन आप 62 से उठ के 79 रुपीज़ पे चले गई। इसी तरह जो है ये फैट्स में आपका घी, ऑयली चीज़ें आती हैं, फैट्स जो हैं ये 120-30 रुपये से उठ के 170 रुपये पे चली गई हैं। तो इन चीज़ों का इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हम देखते ये हैं कि चलें, बीइंग अ बिजनेस कम्युनिटी, अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो एक अंधेरी टनल के एंड पे हमें लाइट अगर नज़र आ रही है, 2 साल बाद 3 साल बाद अगर हमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, तो हम ये करने को तैयार हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम ये करने को तैयार हैं, हम पेश हैं। लेकिन हमारा इसमें सिर्फ एक डिमांड है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता नजर आएगा, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस मजीद बेहतर होगा और हम गवर्नमेंट के मजीद साथ चलेंगे। नहीं, लेकिन इसमें बिजनेसमैन के पास तो एक आसान हल होता है ना कि उसके अगर कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज हुआ है तो वो तो इसका जो बर्डन है वो सीधा आवाम पे डाल देते हैं, तो पिस तो बेचारी आवाम रही है ना। अब मोहसिन, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो आप अगर इसकी थोड़ी सी रिसर्च करें ना, तो ब्रेड और इसकी जो अलाइड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जो इंक्रीज हैं लास्ट बड़ी ईद पे हुई थी, और उसको तकरीबन 1 साल होने को है। 1 साल से ब्रेड इंडस्ट्री ने अपनी कोई प्राइसेस इंक्रीज नहीं की। और हम इस बात को समझते हैं कि ये बर्डन, जाहिर बात है, आगे ट्रांसफ़र होता है लोगों पे, लेकिन हम बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कम्युनिटी हम कोशिश करते हैं कि हम इसका मिनिमम बर्डन जो है आगे आवाम पे ट्रांसफ़र करें। तो ये पेपर है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि पिछली बड़ी ईद से लेके अब बड़ी ईद फिर आने को है, ब्रेड की किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हुई। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल हम जो बिजनेसेस में देख रहे हैं कि आए रोज़ जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं और उसमें किसी किस्म का भी जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है कि वो चीज़ों को जो है या उनकी प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें। तो अगर ब्रेड इंडस्ट्री ने अभी तक अपनी कीमतें 1 साल से नहीं बढ़ाई हैं तो ये काबिले ज़िक्र जो है वो चीज़ है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हमने पिछले साल ज़रूर बढ़ाई थी, लेकिन पिछले साल से अब तक हमने नहीं बढ़ाई। और जो आपने मैं थोड़ा सा इनपुट और देना चाहूँगा, आपने जो बात की ना कि गवर्नमेंट ने बॉडीज़ बनाई हुई हैं और जो कि प्राइस को इंश्योर करवाती हैं, ठीक है।
लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप फोर्स करें लोगों को कि चीनी आपने 70 की रिटेल करनी है, लेकिन उनको मिल ही 72, 73 या 78 की मिल रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सिस्टम फेल हो जाएगा। ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती कि आप जो जिस चीज़ पे इंसान को कॉस्ट पे जो चीज़ मिल रही है आप कहीं उससे कम पे आप उसको सेल करें, ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस नहीं है। लेकिन देखें ना, जो चीनी का, अगर आप चीनी से आपका ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें कि चीनी का अगर रॉ मटेरियल जो है वो अभी भी बेचारे किसान को जो है वो 180 रुपये मन ही रेट मिल रहा है, तो चीनी में और ऐसी क्या चीज़ बड़ी, मतलब गन्ने का जो रेट है वो 180 रुपये मन है, उसको अभी भी वही मिल रहा है, बल्कि उसके ऊपर भी उसकी कहीं कटौती हो जाती है वज़न के हिसाब से, और उसको कट करके रकम मिलती है। तो ऐसा क्या चीज़ इंक्रीज़ हुई शुगर इंडस्ट्री के लिए कि उन्होंने रेट को 60 रुपये से उठा के तो 80 रुपये पे भेज दिया? कहीं वो अपने जहांगीर तरीन साहब अपने जो PTI के जलसों पे खर्चे हुए हैं वो तो नहीं पूरे कर रहे? देखिए, ये तो बेहतर जो आप फोरेंसिक रिपोर्ट जो आई है वो जिसने पढ़ी है बहुत डिटेल में, वो बेहतर जवाब दे सकता है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर किया है और इसमें ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। इसमें ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जो अफेक्ट देखने में आ रहा है वो चीनी की प्राइस इतनी बढ़नी नहीं चाहिए थी। ये चीज़ बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज अगर हम चीनी बाहर से इंपोर्ट करें तो वो मैंने इसकी बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन, लेकिन हमने थोड़ा सा इस पर, क्योंकि चूंकि चीनी की इंपोर्ट की इजाज़त नहीं है, तो जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है उस पर हम बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी ज़ाया क्यों करें। लेकिन हमने अगर इस पर रिसर्च की थी तो चीनी हमें 55 से 60 रुपीज़ के दरमियान इसी क्वालिटी की चीनी मिल सकती है, क्योंकि शुगर की ग्रेडिंग और क्वालिटी बहुत होती है। तो गन्ने से बनी हुई चीनी बेस्ट चीनी होती है, उसकी क्वालिटी जो है, तो इसी क्वालिटी की चीनी हमें 55 से 60 के दरमियान मिल सकती है, जो कि हम 77, 78 की खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसकी इंपोर्ट, और इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करना चाहिए। देखें, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक यूनिट रन कर रहा हूँ, हमारा एक बिजनेस चल रहा है, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने खर्चे उसमें डालने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में जाके सेल करते हैं। जब हम वो प्रोडक्ट मार्केट को सेल करते हैं तो हमने अपनी बिजनेस डायनामिक्स ऐसी बनाई हुई हैं कि वो प्रोडक्ट हम उसको मुनाफे पे सेल करें, बेशक मुनाफा कम रखें लेकिन उसको मुनाफे पे सेल करें। ये एक अजीब बिजनेस है कि आप प्राइवेट सेक्टर में मुनाफे पे बेचते हो और जब आपका बाहर के लोगों से कंपटीशन होता है तो आप गवर्नमेंट को कहते हो कि जी हम बाहर compete नहीं कर सकते, इसलिए आप हमें एक्स्ट्रा पैसे दें कि हम बाहर चीनी बेच सके। तो ये प्राइवेट बिजनेस तो ना हुआ, ये तो लॉटरी, आप समझिए लॉटरी लगी हुई है। तो मेरे इसमें 2-3 बड़े मतलब सजेशंस हैं। एक तो सजेशन है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो ये शुगर का जो लाइसेंस है ना, ये बहुत NOC और लाइसेंस बहुत रिस्ट्रिक्टेड लोगों को मिलता है, इसका लाइसेंस जो है इसको ओपन करना चाहिए, ज़्यादा लोगों को तक इसको एक्सेस देना चाहिए, कंपटीशन इंक्रीज होगा। और जहाँ तक आपने कहा था कि लोकल लेवल पे PTI की ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट में को बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, चीज़ों को काबू करने की ज़रूरत है, उसमें पॉलिसी लेवल पे PTI अच्छा काम कर रही है। जो 2 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, अभी तक हमें कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं है। एक आम जनरल पब्लिक, ऊपर का मुझे नहीं पता, अगर कुछ चल रहा हो आम पब्लिक के सामने, तो जब मेरी पब्लिक से बात भी हो रही थी तो वो कहते हैं कोई डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही है हमें कि एक मसलन डायरेक्शन लेस ये चल रहे हैं, अभी इनको इधर से मार पड़ जाती है, कभी इधर से पड़ जाती है, इनसे संभला ही नहीं जा रहा है। तो कोई पॉलिसी नज़र आए तो चले, फिर बंदा उम्मीद भी करता है कि आने वाले कुछ सालों में बेहतरी होगी। कोई पॉलिसी के तालीम की पॉलिसी हो, कोई हेल्थ की पॉलिसी हो, कोई इस तरह का हो कि जिसको ये लॉन्ग रन में लेके चलें, उसकी बेशक बुनियाद अभी से डाल दें कि हमें नज़र आ जाए कि जी जो कोर्स है वो चेंज किया जा रहा है, या ये जो हमारे अंदर तबकाती निज़ाम है तालीम का कि एक हायर मसलन एक अमीरों का बच्चा जो है वो एक अलग स्कूल में पढ़ता है, गरीब का बच्चा गवर्नमेंट या मिडिल क्लास में पढ़ता है, फिर एक दीनी मदारस का निज़ाम है। तो इसको कोई यकजा करने के लिए कोई ऐसा एक निज़ाम, कोई तरतीब नज़र आए कि जिससे कोई उम्मीद पैदा हो। देखिए, फेडरल लेवल पे तो शायद आप इस बात को आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन KPK में ये जो निसाब पे काफ़ी काम हुआ है, इसकी अगर आप रिसर्च करके देखें तो निसाब को दीनी और दुनियावी जो हमारी ये स्कूल की तालीम होती है, इनको उन्होंने इकट्ठा करने की काफ़ी कोशिश की है। सेकेंडली, जो पॉलिसी के हवाले से आप कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनके नताइज आपको डाउन द लाइन जाके मिलते हैं, ठीक है, और वो अभी फ़ौरन जो है उनके नताइज आना पॉसिबल नहीं होता। इन पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट ने अगर ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये कामयाब नौजवान,
ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बाद गवर्नमेंट ने अगर इनिशिएटिव लिया है जो ये नया पाकिस्तान जो हाउसिंग का इनिशिएटिव लिया है, मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर इस बजट में उनको एलोकेट किया गया है और अगर उस बजट में रहते हुए गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को अचीव कर लेती है और इस बजट को अचीव कर लेती है, तो नो डाउट ये प्रोजेक्ट्स एक कामयाबी की तरफ जाएंगे। फिर इन्वायरमेंट के हवाले से देखा जाए तो जो ये बिलियन ट्री सुनामी जो वो केपीके में हुआ था, जिसका पूरे मुल्क के लेवल पे इसको किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। फिर उसके बाद जो हमारा ये पॉलीथीन का यूज़ है, जो इन्वायरमेंट के लिए पॉलीथीन का यूज़ है, उस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की। तो वो कुछ हमारी बिजनेस कम्युनिटी की वजह से कुछ गवर्नमेंट से नेगोशिएशन हुई और कुछ टाइम हमने गेन किया। हमने कहा कि जी हमें कुछ और मज़ीद टाइम दिया जाए ताकि हम इसको मज़ीद स्ट्रीमलाइन कर सकें। वो भी अब इंशाल्लाह होपफुली है कि जुलाई के अगस्त के बाद गवर्नमेंट उस पर भी दोबारा जो लेगी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा काम किया, टैक्स नेट में लोगों को लाने का एक प्रोसेस कर रही है। आईडी कार्ड की इस बजट में भी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले भी वो किया था। रेजिस्टेंस आती है लोगों की तरफ से, लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए। जो शख्स टैक्स नेट में नहीं होगा और अगर वो कोई ट्रांजैक्शन करता है, उसका आईडी कार्ड दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स नेट में आ जाएगा। ये एक अच्छा एक जो है प्रोसेस है। उसके अलावा अगर आप बजट में देखें तो मैं अगर आपको मोटा मोटा चंद 2-3 बातें बता दूं कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट इंक्रीज़ किया है पिछले साल से बढ़ा के, वो 190 से 230 अरब किया है। उसके बाद जो है जो कल्चर और रिलीजन का है उसका बजट इंक्रीज़ किया है। और उसके बाद जो है डिफेंस अफेयर्स का हमारा बजट इंक्रीज़ किया है। और सब्सिडीज़ कुछ पेट्रोलियम पे सब्सिडी कम करके फिर वो जो नया पाकिस्तान और जो है कामयाब नौजवान, उसमें सब्सिडीज़ का ऐलान किया है। तो ये चंद पॉलिसीज़ हैं जो कि होपफुली चंद साल बाद हमें ज़रूर इनका इफेक्ट नज़र आएगा। लेकिन ये पॉलिसी डायरेक्टली अटैच करती हैं आपकी डे टू डे ऑपरेशन से। अगर आप डे टू डे ऑपरेशन में अपनी एफिशिएंसी नहीं ला सकेंगे तो आप इन पॉलिसीज़ को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारे होपफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि हम फ्यूचर के लिए होपफुल हैं। इस दफ़ा कोई टैक्सेशन इंक्रीज़ नहीं की गई और हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से कि इस साल का गवर्नमेंट बजट अचीव करके नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह बिजनेसेस के लिए कुछ मज़ीद रिलीफ्स का ऐलान करेगी और हम उसके लिए होपफुल हैं और इंशाल्लाह उसको अचीव करने के लिए हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हम अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हैं। यानी जी बड़ा ज़बरदस्त आप के बातों से तो ये लग रहा है कि आप काफ़ी होपफुल हैं और एक बिज़नेसमैन का हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में होपफुल होना एक बेहतरी की निशानी है। क्योंकि अगर आप लोग सेटिस्फाई होंगे और आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो जो आवाम है, पब्लिक है, उनके लिए जॉब क्रिएशन निकलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। तो सबसे पहले जो है आप जैसे तबके का जो बिज़नेस करते हैं उनका खुशहाल होना ज़रूरी है। और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।